नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत आज की सुर्खियों से। आज की सबसे बड़ी सुर्खियां थी कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का सीटों का बंटवारा हो गया और वो घोषित हो गया कि 65, 35 और 15 का कॉम्बिनेशन चलेगा। मतलब कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब में कल तक पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब वो इस हैसियत में भी नहीं रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के बराबरी में चुनाव लड़ सके। उन्होंने आधे से कम सीटों पर समझौता किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सीटें चाहे जो भी हो, हमारा नेता कैप्टन अमरिंदर है और हम कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही सरकार चलाएंगे। ये बात कुछ उस तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार की सीटें बेशक कम थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पहले, योगी आदित्यनाथ जी के बाद में बात आएगा। असल बात आजकल भाजपा की बात आती है, योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने पहले घोषित कर दिया था कि हमारा नेता नीतीश कुमार होंगे और बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की बिहार में तीसरे दर्जे और तीसरी पोजीशन प्राप्त हुई और राजनीतिक रूप से तो वो तीसरे से भी बड़े नीचे दर्जे के इंसान है, वो अलग बात है। बट बिहार में उन्हें उनको तीसरा स्थान दिया था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अपने कमिटमेंट पर अड़े रहे और उन्होंने बोला कि जो हम चुनाव पूर्व कमिटमेंट किए हैं वही करेंगे और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री दिया। हालांकि अलग बात है कि उनके नेतृत्व पर बिहार को भरोसा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने अपना भरोसा उन पर बनाए रखा और आज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होते हुए भी सरकार का साझेदार है। वही वाला फॉर्मूला पंजाब में भी अख्तियार किया गया है। वो बेशक उनको 35-37 सीटें दी गई हों, 37 सीटें दी गई हैं और 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर ये मान भी लिया जाए कि 65 की 65 ही भाजपा जीत जाती है और कैप्टन अमरिंदर 35 के 35 जीत जाते हैं, तब भी कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी की पार्टी ने की है। ये बिल्कुल उसी तरह से बात है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, लेकिन जो विधानसभा का सीट चयन का काम है वो अमित शाह के जिम्मे है। बताओ, अमित शाह डिसाइड करेंगे कि विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड हो चुका है कि वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आजकल राजनीति में यही हो रहा है। ये चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि इस पर बहुत समय लगेगा चर्चा और इस पर विरोध करने में। आज तो एक बात और था, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तकनीकी बात रखा है, वो खैर बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो बात नवजोत सिंह सिद्धू ने रखा है वो बात का कोई बहुत वैल्यू है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बात किसी ने सीरियस आज तक लिया ही नहीं और पता नहीं नवजोत सिंह सिद्धू क्यों है। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मुख्यमंत्री घोषित करने के पहले उसने बोला था कि हमने एक टेलीफोन नंबर जारी किया है, आप इस पर फ़ोन करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें या मिस्ड कॉल करें, हम उसके आधार पर चुनाव करेंगे। और उन्होंने कुछ लाख, मतलब बहुत लाख फोन आने का बात कहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इल्जाम लगाया कि भाई अगर दिन भर फोन बजता रहे तो इतना फोन आएगा और 5 दिन में इतना फोन आएगा, फिर इतने लाख फोन कौन आ गया और इतने लाख फोन आने के बाद उस मैसेज को डिकोड करने में कि भाई वो मैसेज किसके पक्ष में, वो मैसेज को पढ़ने में 2-4 महीना लग जाएगा, वो तो दिन में कैसे डिसीजन ले जाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से ड्रामेबाज है, वो ड्रामा में उनके भी बड़े आंख का है। वो अरविंद केजरीवाल का झूठ बोलने का रिकॉर्ड है, दुनिया में उनके झूठ बोलने के रिकॉर्ड की आजू बाजू भी कोई नहीं है। दुनिया उसको सीरियस नहीं लेती। नवजोत सिंह सिद्धू तुम क्या सीरियस ले रहे हो, छोड़ो अपनी बात कहो जो कैप्टन अमरिंदर ने तुमको कहा है। अब बहुत ज़्यादा आज की सुर्खियाँ नहीं कहूँगा, आज बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ थी। अखिलेश यादव को पत्रकारों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई बताओ तुम्हारे कैंडिडेट कौन है, तुम्हारे कैंडिडेट क्या है, लेकिन वो अंततः नहीं बताए। सबसे बाद जो मजबूरी में उनको सीट जारी करना पड़ा तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि ना खुदा मिले ना विशाले सोनम वाले हाथ बात हुई, ना इधर के हुए ना उधर के हों। ये बात मैं बात कर रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुत्र के लिए उच्चाहार सीट मांग रहे थे और इसी सीट को नाम मिलने से भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों अल्पसंख्यकों और शिक्षित बेरोजगारों का अवहेलना के इल्जाम लगाते हुए बाहर निकल गए।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भाई पिता पुत्र पुत्री पूरे खानदान को हम टिकट नहीं देंगे, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। तो उसको लेकर के गए और कहे कि भाई मुलायम सिंह की पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है, परिवार में नवजात शिशु को भी कोई ना कोई स्थान मिला यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनके स्वागत समारोह में उनको झटक करके बाहर किया और माइक पर बोलने चला गया, उसी दिन उनके औकात के पता दुनिया को लग गई थी अंदर खाने, तो उनको भी पता चले गया था। लेकिन जो अखिलेश यादव अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन करके धक्का देकर बैठा सकता है कि तुम बैठो बहुत हो गया, चाचा जी को सार्वजनिक कह सकता है कि तुम बेहूदे और बेवकूफ आदमी हो, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली है भाई? ये स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझ में आए तो मैं क्या है? खैर, मौर्य को समझ बढ़ाने और समझ डेवलप करने का ठेका मैंने लिया नहीं है। वो समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, ये उसका मामला। खैर, बात वो नहीं है। अब बात आती है बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ज़रूरी, जो विषय मैं आज रखा हूँ कि क्या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे, तो वो उस वक्त उनके सरकार का संचालन पाकिस्तान कर रहा था? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कैप्टन अमरिंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है जहाँ उनकी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे तरफ शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, मतलब जो अकाली दल से टूट के ढींडसा साहब की पार्टी बनी है, उसके अध्यक्ष स्वयं ढींडसा साहब बैठे हुए थे। मतलब ये कोई गली कुची में कहे हुए बात नहीं थी, जहाँ कोई शाम के 2 पैग लेने के बाद कोई चर्चा होती है और वो वीडियो वायरल हो जाता है, ऐसा चर्चा नहीं था। कैप्टन अमरिंदर पूरे होशोहवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय 6 नंबर दिल्ली में। जो कैप्टन अमरिंदर ने कहा, मैं वो बोल देता हूँ। कैप्टन अमरिंदर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि हमको एक फ़ोन आया था, फ़ोन था आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को साथ, हमको एक फ़ोन आया था इमरान खान के ऑफिस से, और कहा गया था कि इमरान खान साहब चाहते हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में रख लीजिए, मेरा दोस्त है, और अगर वो काम नहीं करता है तो आप बेशक उसको निकाल दीजिएगा। मतलब कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे राज्य के एक मुख्यमंत्री को फ़ोन करके अपना एक आदमी को मंत्रिमंडल में लगा रहा है, और कैप्टन अमरिंदर उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को इतनी बड़ी सीरियस सूचना नहीं दी। ऐसा क्यों किया? ये कैप्टन अमरिंदर पहले दोषी है नवजोत सिंह सिद्धू बाद में दोषी है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू का कहीं दोष नहीं। कोई आदमी मेरे नाम का पैरवी कर सकता है। मेरे नाम मान लो कोई आदमी फोन किया, हेलो मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ, एक काम करो राकेश परमार को मंत्रिमंडल में ले, तो दोषी मैं थोड़े होऊंगा। हो सकता है मेरा कोई दुश्मनी हो और वो दाऊद इब्राहिम मेरे को ठिकाने लगा लेकर मेरा नाम को इस्तेमाल कर दे, तो उसमें मैं नहीं कि दाऊद को कहा कि सुन भाई दाऊद तू ये सिफारिश कर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के शब्दों से ये कहीं स्पष्ट नहीं हुआ कि इमरान खान ने उनको ये कहा था कि मेरे को नवजोत सिंह सिद्धू ने फोन करके अनुरोध किया है कि आप जरा कैप्टन साहब को अनुरोध करिए कि मुझको मंत्रिमंडल में ले लें। ये कैप्टन अमरिंदर के बाद से साफ हो जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को रिक्वेस्ट नहीं भेजा था। अब इमरान खान अपने से कहा था या इमरान खान इतना सहज डील कर रहा था कैप्टन अमरिंदर को कि भाई वो मुख्यमंत्री को सीधा फोन करके अपना मंत्रिमंडल में मंत्री फिट कराने की हैसियत रखता है। ये तो कैप्टन अमरिंदर के ऊपर असर आता है। कैप्टन अमरिंदर इतना दिन का सठिया गया है। कैप्टन अमरिंदर की मानसिक स्थिति देख करके मैं तो अपने पूर्वजों को महानतम को प्रणाम करता हूँ। जो हमारे पूर्वज कहते थे कि चौथापन निरप कानड़ जाए, मतलब चौथापन जब राजा को हो जाता है तो उसके वनगमन कर लेना चाहिए, मतलब संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं तो हमारे भोजपुरी में कहता है कि चौथापन में कानड़ जाए अनाथा काड़ल जाए, काड़ल में तो कुटाई होना है। मैं कैप्टन अमरिंदर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने भोजपुरिया लोगों को कर रहा हूँ। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय महावीर मिश्रा जी सुन रहे हैं, ये पहले आदमी है जिन्होंने दिल्ली में विधानसभा में भोजपुरी में शपथ लिया था, मैथिली होते हुए भी, तो भोजपुरी इनको आती है और ये दिल्ली के पहला शेर पूर्वांचल है। मतलब कोई आदमी अपने आप को पूर्वांचल का, अब तो कई पूर्वांचल धीस है, मैं भी अपने आप को पूर्वांचल समाज का लिखता हूँ, लेकिन दिल्ली में अगर कोई पहला पूर्वांचली है जिसको फर्स्ट पूर्वांचली का दर्जा है, जिस तरह से श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त है, वो मिट नहीं सकता। लाल बहादुर शास्त्री का पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो मिट नहीं सकता। उसी तरह से आदरणीय महाबल मिश्रा को पहला पूर्वांचली का दर्जा प्राप्त है, ये मिट नहीं सकता। तो हमारे महाबल जी सुन रहे हैं भोजपुरी के, हमारे सौरभ ओझा सुन रहे हैं। भोजपुरी में कहा जाता है कि चौथा पण निप कानन जाही अनाही तो कानल जाही।
मतलब कैप्टन अमरिंदर ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज बड़ा महान थे और वो जब उनका अंत समय आता था तो वनगमन चले जाते थे या संन्यास ले जाते थे, राजकाज में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती थी। कैप्टन अमरिंदर के वक्तव्य से तो ये लग रहा है कि शायद हमारे पूर्वज बड़ा ठीक करते थे, कैप्टन अमरिंदर को वनगमन कर लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम संन्यास ले लें, जो उनका फार्म हाउस बहुत बड़ा वनगमन है। कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से पैर भी आ रहा था। कैप्टन अमरिंदर अपने उस महिला मित्र को नहीं बता रहे थे, बाकायदा पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान की रक्षा रिपोर्ट करती थी, मतलब पाकिस्तान में कहाँ से कौन से बम बारूद आ रहा है इस बात की रिपोर्टिंग करती थी और भारत के एक मुख्यमंत्री के साथ रंगरेलियां मना रही थी। मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उनके फार्म हाउस में सीधी एंट्री थी उस महिला की। कैप्टन अमरिंदर उस बीच में नहीं बोले कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू से पहले इमरान खान ने हमारा अपने एक नागरिक के लिए बोला था कि जरा रंगरेलियां मनाते हो, जरा ख्याल रखिएगा, मेरी मित्र है। कैप्टन अमरिंदर आप बोल करके सेल्फ बोल कर बैठे हैं क्योंकि आपकी अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका उम्र बीत चुका और समय सबका बीतता है और आप राजनीतिक रूप से अचूक खिलाड़ी नहीं रह गए, चुके हुए खिलाड़ी हो चुके हैं और आपको अब आराम ले लेना चाहिए, नाती पोतों के साथ खेलिए। तभी नवजोत सिंह सिद्धू जाके आपका सजदा करेगा, पांव छुएगा और सब लोग आपका सिर चरण छू करके आशीर्वाद लेंगे क्योंकि आप वरिष्ठ आदमी हैं। आपको ये तुरंत कर लेना चाहिए क्योंकि आप देश के राजनीति को बदनाम कर रहे हैं, दुनिया में हमारा माहौल उड़ा रहे हैं कि हमारे देश में इतनी असहाय राजनीति हो गई है कि एक अदना से देश का साधारण सा आदमी जिसको प्रधानमंत्री की हैसियत पाकिस्तान में बेशक होगी, हमारे यहाँ तो ऐसे गली कुचे में क्रिकेटर घूमते हैं और जितनी रुतबा वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, हमारे यूपी बिहार का तो एमएलए उतना रुतबान होता है, वो सीधे मुख्यमंत्री को फोन करके धमका रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर आप इस बात को कह करके पूरी दुनिया में भारत का माहौल उड़ा दिया है। मतलब आप तो उतनी बड़ी घोर पाप किए हैं, जिस अखिलेश यादव का पाप आपसे बहुत छोटा हो गया है। जब अखिलेश यादव ने कहा था कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं, हालांकि पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं, अखिलेश किस खुशी में कहा था मुझे नहीं मालूम। उसको ये लगा होगा कि मैं ये कह करके मुस्लिम वोट हासिल कर लूंगा क्योंकि मुसलमान और पाकिस्तान को हम अलग नहीं कर पाते। लेकिन अखिलेश ये भूल रहा है कि जब पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करता है तो सबसे मुसलमान फ्रंट लाइन पर खड़ा रहता है और सबसे पहले विरोध प्रदर्शन का, क्योंकि हमारे आम नागरिक को, सिविलियन को हम हथियार देकर के बॉर्डर में भेजने की इजाजत नहीं देते। तो हमारा जो सिविलियन समाज है, जो हमारा सिविलाइज सोसाइटी है, उसके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले पाकिस्तानी दूतावास पर मुसलमान जाकर के प्रदर्शन करता है। हमारे भारत का मुसलमान पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ जो भारत में आए थे, तो हमारे इस देश के मुसलमान ने कहा था कि भाई साहब आप हमारी चिंता ना करें, आपकी पूरी जितनी आबादी है उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम सब सक्षम लोग हैं अपनी बात और अपनी मसला, अपने मसाइल को सॉल्व कराने के लिए, इस सरकार से मांग करने के लिए। और हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है और हमारी बात सुनती है। हमारे सरकार में हिंदू मुसलमान करके निर्णय नहीं लिया जाता और हमको इसलिए नहीं रोका जाता कि तुम मुसलमान अपनी मांग ना करो। मैं इस देश में मुजाहरा कर सकता हूँ, अपने बात मांग सकता हूँ, सरकार से मनवा सकता हूँ, धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ, दिल्ली के दिल को रोक सकता हूँ 6-6 महीना तक, लेकिन हमारा सरकार नहीं कहेगी कि तुम मुसलमान हो, देश छोड़ दो। तो आप राजनीति ना करें। मुशर्रफ को टका सा जवाब दे दिया था इस देश का मुसलमान। लेकिन अखिलेश यादव किस बेस पर, मैं नहीं समझ रहा हूँ। उस देश का प्रधानमंत्री हमारे कैप्टन साहब को सीधे फोन कर रहा छी है। कैप्टन साहब आप दिल दुखी करा दिए हमारा। हम आपसे बहुत उम्मीद पाले बैठे थे, आप सेना के आदमी थे। जब आप पाकिस्तान के अवैध घुसपैठ और पाकिस्तान के प्रेशर को भारत के प्रधानमंत्री को आकर के अवगत कराया, मैं बड़ा आपके पक्ष में वीडियो बनाया था, आपका सजदा किया था। किसान आंदोलन में कि जिस तरह से खालिस्तान का इनपुट हुआ था और उसकी घुसपैठ हुई थी और वो रिपोर्टिंग करने के लिए जब आप भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले थे, मुख्यमंत्री के हैसियत से मेरे दिल में आपका सम्मान बढ़ गया था। और मैंने ये कहा था कि कैप्टन अमरिंदर चूंकि सेना के आदमी है और वंस ए कप ऑलवेज ए कप, हमारे यहाँ कहा जाता है एक बार जो सैनिक है, एक बार जिसने सैनिक ट्रेनिंग ले ली और सैनिक के रूप में सेवा दे दिया, वो हमेशा से सैनिक होता है, चाहे वो मरणासन पर चला जाए। फौजी उसके शरीर से नहीं निकाला जा सकता, फौजी उसका आत्मा से नहीं निकाला जा सकता। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं, आप फौजी हैं, फौजी थे और फौजी ही रहेंगे अंत तक। लेकिन कैप्टन साहब आप ये वाला जो गोल किए हैं वो सेल्फ गोल है। आपको 3 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। पहला,
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब आपके पास फोन आया तो क्या है आपने भारत के प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया? क्योंकि पाकिस्तान एक दूसरा राष्ट्र है और विदेशी मामलों में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तो क्या ये प्रधानमंत्री का है आपने बात उठाया कि एक विदेश का प्रधानमंत्री हमको फोन कर रहा है? पहली बात। क्या है आपने पाकिस्तानी दूतावास में इस बात की शिकायत दर्ज कराई भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से, भारत के विदेश सचिव के माध्यम से, कि भाई हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का इल्जाम आपके ऊपर है, आप सफाई दीजिए? और क्या पाकिस्तान स्थित हमारा भारतीय उच्चायोग को आपने कहा कि वो जाकर के भारत के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में इस बात का शिकायत दर्ज कराए कि भाई हमारे देश के इंटरनल मामलों में क्योंकि ये सीधा सीधा इंटरफेयर है? और क्या है आपने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखने की हिमाकत या हैसियत या जुर्रत किया कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमको फोन करके मंत्रिमंडल डिसाइड करने का कुछ चक्र चल रहा है और ये दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी है, संयुक्त राष्ट्र इस पर उचित कार्रवाई करे? अगर इतनी सब चीजें ना किया है तो कैप्टन अमरिंदर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फिर इन सारी चीजों में आपको बुक क्यों न किया जाए, आपकी बुढ़ौती तिहाड़ जेल में क्यों न सलाखों के पीछे डाल दी जाए कि आप एक विदेश के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर वार्ता कर रहे थे, जबकि यह संवैधानिक है। अगर विदेश के किसी भी राजनयिक से आप बात करेंगे तो आपको विदेश मंत्रालय और भारत के सक्षम मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतनी मुझे ज्ञान है छोटा सा कानून का विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के हैसियत से भारत के किसी भी नागरिक से बात कर सकते हैं, भारत के किसी भी राजनयिक से मिल सकते हैं, लेकिन विदेश के किसी राजनयिक से मिल नहीं सकते। अब बात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते जब तक भारत का विदेश मंत्रालय इस बात की अलाउ नहीं कर देता। ना तो आप स्वयं विदेश यात्रा कर सकते हैं, ना ही विदेश से किसी को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। एक गलती तो आप पहले ही कर चुके हैं कि विदेश की एक पत्रकार जो कि वहाँ की खुफिया विभाग की स्पाई भी हो सकती है, वो आपके ऑफिस में सीधे आती है, आपके फार्म हाउस में रातें गुजारती है और भारत स्थित कई राजनीतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैठती है। उस पर तो अभी तक सफाई आपके तरफ से आया ही नहीं है। वो आपकी गर्लफ्रेंड है कि आपके मित्र है कि आपकी फ्रेंड है कि विदेश की एक पत्रकार भारत के एक मुख्यमंत्री के साथ इतनी अंतरंग किस ले रहती है, इस पर तो आपका सफाई आया ही नहीं है। आप कांग्रेस में कल तक थे तब तक तो सब कुछ ठीक था और अब कांग्रेस में हटने के बाद आप जलूल बोलने लगे। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को पूछने के बाद कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी बालू माफिया है और उसका बालू में अवैध उगाही है, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष को ये बात बोला था। कैप्टन अमरिंदर, आप बार बार इस बात को क्यों साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा किया है, आपको 4.5 साल तक बर्दाश्त करके भगा दिया। अब आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आपको 4.5 दिन भी क्यों रहने दिया। क्यों ही मैं कहने पर मजबूर हो रहा हूँ, देश के इतने बड़े वरिष्ठ नेता, उनकी 52-53 साल की राजनीतिक अनुभव है और मेरा अभी 52-53 साल उम्र पूरा होने वाला है। मतलब मेरी जितनी पूरी उम्र है उससे ज्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, पार्लियामेंट्री अनुभव है, संसद से लेकर के विधानसभा तक। उस आदमी के लिए मैं कुछ भी कहने से पहले क्षमा मांगता हूं देश के अनुभवी वरिष्ठ और अवकाश प्राप्त सैनिकों से, राजनयिकों से, राजनेताओं से और मंत्री मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि ये सबके विरुद्ध जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष को बोला था। कांग्रेस अध्यक्ष को मुख्यमंत्री अपने यहाँ के अवैध खनन, अवैध काम और गैर कानूनी काम की परमिशन कांग्रेस अध्यक्ष से क्यों ले रहा था? संविधान की शपथ लेकर का मुख्यमंत्री बने हैं। हमको बताइए कि संविधान के कौन से नंबर पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अपने पार्टी के अध्यक्ष से परमिशन लेगा कि भाई एक आदमी जो हमारे विधानसभा में सदस्य है वो चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, अवैध काम कर रहा है, हम इस पर एक्शन ले कि ना ले। और अगर ऐसा अगर आपने झूठ बोला है तो फिर आपको झूठ बोलने, समाज को विद्रोह करने और राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे में क्यों न बुक किया जाए? क्योंकि एक छोटा सा कानून का विद्यार्थी होने के नाते ये राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि ये स्टेट बनाम उसका मामला बन जाएगा कि आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पर राष्ट्रद्रोह जैसा का इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। कैप्टन अमरिंदर को इन सब चीजों पर सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर ही कह रहे हैं एक पत्रकार वार्ता में, एक प्रेस से बात करते हुए।
और जिस प्रकार से बात किए थे उसने कैप्टन अमरिंदर के काउंटर में चरणजीत सिंह चन्नी से भी पूछा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे इनकार किया और वो एकदम सधा हुआ जवाब दिया। उसके जवाब से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। वो अवैध है या वैध मैं नहीं जानता, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने 2 दिन में जो 2-3 बयाने दिया है वो सभी के सभी बयाने बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर के विरुद्ध जाएंगी। मैं किसी पार्टी का प्रदर्शक या समर्थक नहीं हूँ। मेरे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। कैप्टन अमरिंदर का सारा बयान मेरे हिसाब से कानून के दृष्टि से गलत है, व्यवहार के दृष्टि से गलत है, राजनीति के दृष्टि से तो बिल्कुल ही गलत है, और राजनीतिक सूझबूझ में तो यहाँ पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि लोग पूछेंगे कि जब एक आदमी अवैध खनन में संलिप्त था और आपको इस बात की जानकारी थी, तो आप बजाय उसको पुलिस को फोन करके गिरफ्तार करवाने का, आप कांग्रेस अध्यक्ष को फोन करके परमिशन ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से परमिशन लेने की किस एक्ट में जरूरत है भाई? आपका पंजाब मतलब एक वाहिद राज्य बनता जा रहा है। वहां का मुख्यमंत्री किसी मामले पर कह रहा है कि मैंने प्रियंका जी को सारी स्थिति समझा दिया है, जब वहां पर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला आधा घंटा से ज्यादा रुक जाता है, तो पत्रकार पूछते हैं कि भाई ये मामला क्या हुआ? बोला कि हम आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने सारे मामले को प्रियंका गांधी को बता दिया है, ब्रीफ कर दिया है। तो पंजाब का वर्तमान मुख्यमंत्री जो अभी संविधान का शपथ लेकर मुख्यमंत्री था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को प्रियंका गांधी को ब्रीफ कर रहा है, जबकि प्रियंका गांधी सदन के सदस्य नहीं है, तकनीकी रूप से उनकी कोई हैसियत नहीं है, भारत के साधारण नागरिक है मेरी जैसा। अलग बात है कि उनके पास रुपया मेरे से ज्यादा है, उनको पब्लिक ज्यादा जानती है, क्योंकि उनका नाम क्या गांधी लिखा है, मेरे आगे परमार लिखा है। अंतर यही है और कोई खास अंतर नहीं है। मतदान उनका भी एक वोट काउंट होगा, मेरा भी एक वोट काउंट होगा। मैं भी 30% के इनकम टैक्स के स्लैब में आता हूँ, वो भी 30% में आती है, क्योंकि उससे ऊपर का स्लैब ही नहीं आता। वो अलग बात है कि उनका 30% हमारे सोच से ऊपर होगा। यही सब 2-3 चीजें बेसिक अंतर है। लेकिन क्या सिर्फ इसी अंतर से उनको देश के खुफिया जानकारी की ब्रीफ की जानी चाहिए और अब तक इस मुख्यमंत्री पर कोई केस नहीं हुआ? इन सब बातों को देख करके लगता है कि कांग्रेस पार्टी काट के उल्लू बैठाते हैं अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो पहले वाला उल्लू था या अभी वाला है। मैं उल्लू कहने के लिए पंजाब के नागरिकों से माफी मांगूंगा, इन दोनों लोगों से नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये काट के उल्लू ही है। क्योंकि एक आदमी अपने आप को साबित कर दिया, दूसरा साबित करने पर तुला हुआ है। इन सबको देखने के बाद आपसे एक ही अनुरोध है कि आगामी चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और मतदान के बाद एक बात का ध्यान जरूर रखें कि क्या मैं जिसको मुख्यमंत्री चुनने जा रहा हूं वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं है? क्या हम जिसको मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं या जिसका एक विधायक भी चुनेंगे, क्या वो विधायक किसी सुरक्षा सलाह के लिए अपने नेता को बोलेगा जो सदन की कहीं की सदस्य नहीं है, उनकी राजनीतिक रूप से संवैधानिक रूप से कोई हैसियत नहीं, क्या वो उनको ब्रीफ करने जाएगा? या एक ऐसे आदमी को नेता चुनेंगे जो देख रहा है कि यहाँ पर अपराध हो रहा है तो उस पर सजा देता है, ना तो उसको किसी से पूछने की जरूरत है और ना ही उसको किसी की परवाह है। उसे परवाह है तो भारत के संविधान का, और उसको पूछना है तो भारत के संविधान से पूछना है। तो जो संविधान का राज कायम कर रहा है, आपका वोट उसको जाएगा, या वो जो परिवार के आगे नतमस्तक हो रहा है, आपका वोट उसको जाएगा? सोचना है आपको है, सोचिए जरूर। और एक बात वीडियो बंद करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोरोना की विस्फोट अब कम्युनिटी स्प्रेड हो गई है, मतलब अब उसको उस बात की जरूरत नहीं है कि आपका कोई फॉरेन टूर की हिस्ट्री ही हो या कोई कॉमन टूर गए हो जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। आप घर में भी अगर हैं तो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ के लोगों से तो मैं विशेष हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि नेता चाहे जितना वो अपनी अनुशंसाएं आपसे करें भीड़ बढ़ाने के लिए, कृपया आप अपने घरों से बाहर ना निकलें मतदान से पहले। मतदान के दिन जरूर निकलें, क्योंकि ये एक आपका नागरिक धर्म है। और अगर आप मतदान नहीं देंगे तो सरकार की आलोचना और समालोचना दोनों करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। सरकार आप बनाएंगे तभी आप आलोचना करिए कि सरकार निकम्मी है, अगर या आप विपक्ष में भी वोट दें तब भी कहिए, क्योंकि तब आपने कोशिश किया था कि सरकार ना बने लेकिन बन गया। लोकतंत्र की खूबसूरती है, तब भी आप सरकार का आलोचना करने का अधिकारी है। और अगर आपने वोट दिया है तब तो आपको अधिकारी है कि मैंने इस सोच करके तो वोटे नहीं दिया।
लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने वोट नहीं दिया उसको नागरिक सुविधा भी न दिया जाए, क्योंकि आपने नागरिक धर्म का पालन नहीं किया है। तो आप मतदान के दिन जरूर निकलिए, लेकिन किसी रैली उली में तो बिल्कुल ना निकले। और जहाँ पर मतदान नहीं है वहाँ के लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बहुत जरूरत से ज़्यादा जरूरत ना हो तो कृपया बाहर ना निकलिए, क्योंकि संसार के लिए आप एक संख्या हैं और अपने परिवार के लिए पूरा संसार है। आप अपने परिवार का संसार ना उजाड़ें। ईश्वर आप पर कल्याण करें। जय हिंद, वंदे मातरम।